पूछ लो क्या मतलब टीम का वाइस कैप्टन मैं बोल रहा हूँ उसको, टीम का वाइस कैप्टन मैं बोल रहा हूँ उसको, अपने वाइस कैप्टन का असिस्टेंट होगा, हमारा कैप्टन अंजित सर है। कैप्टन कौन है? अंजित सर। अंजित खेल रहा है क्या? हाँ नाइट्रोस खेल रहा है, कम करते हैं? हाँ हमारी टीम में 10 लोग हैं, नाइट्रोस चलो ठीक है, एडवांटेज और अरे एक चलो एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या बोल रहा है? प्रोवाइड्स असिस्टेंट कैरिंग आउट द ऑडिट विद टोटल एंड क्लियर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो मतलब ये कैसे काम करता है? एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन की तरह। दूसरा, इट इज एसेंशियल पर्टिकुलरली फॉर मेजर ऑडिट्स। मैंने जो नोट्स दिए थे वो मेरे पास नहीं है अभी, सेकंड वाले तुम लोग दोनों के पास है तो एक सेट मुझे दे दो। उसमें साइड हेडिंग्स वगैरह होंगी ना? थर्ड के नहीं, सेकंड के पे। सेकंड ही तो चल रहा है ना अभी, कौन से वाले ये वाले जो अभी ये करंट में चल रहा है। एक तो एलजीबीडी वाले एआई वाले नहीं वही ये वाले। पूरे एडवांटेज थे सबसे एडवांटेज कुछ और नहीं एडवांटेज, तो सबसे पहला एडवांटेज यहाँ नीचे लिखा है क्लियर इंस्ट्रक्शंस। दूसरा क्या है? टोटल पर्सपेक्टिव, है ना? मेजर ऑडिट्स में क्या मिल जाता है? एसेंशियल फॉर मेजर ऑडिट। देखो डबल डबल साइड हेडिंग्स है तो तुम कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। असिस्टेंट सिलेक्शन मतलब इजियर सिलेक्शन हो जाता है। अरे इसमें क्योंकि अगर तुम्हारे पास प्रोग्राम प्रोग्राम एक चीज याद रखना, प्रोग्राम तुम्हारे पास पता कैसे रहते हैं? हर एक एरिया के अलग अलग, फिक्स्ड एसेट का अलग, करंट एसेट का अलग। तो इस हिसाब से हमको असिस्टेंट चुनने में क्या होता है? आसानी हो जाती है। क्लियर है? फिर क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्नॉलेजमेंट मतलब, अच्छा सिस्टमैटिक अप्रोच। प्रोग्राम से क्या होता है? सिस्टमैटिक हो जाता है, ऑर्गेनाइज हो जाता है ना? रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्नॉलेजमेंट में क्या होता है? हर एक व्यक्ति को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता रहती है। देखो इसको, किसी भी चीज को समझना है ना ऑडिट में, अच्छे किसी भी काम को समझना है ना, या किसी भी प्लान को समझना है, तो हमेशा एक बार इमेजिन करके देखो, व्हाट इफ देयर इज नो प्लान। तो उनको सीधे सीधे एडवांटेज इसके समझ में आ जाएंगे। समझ में आ रहा है? सोचो चार लोग गए ऑडिट करने, बिना प्रोग्राम के करेंगे तो कैसे करेंगे? क्या करेंगे? रिपीट होती रहेगी, कोई भी कुछ भी कर रहा है। समझ में आ रही है बात? और इसमें क्या है, क्या हो जाएगा? रिस्पॉन्सिबिलिटी से मैं इसमें लिख देता हूँ, है ना? ठीक है, इसमें क्या होगा? क्लियर इंस्ट्रक्शंस। दूसरे में क्या है? एसेंशियल फॉर मेजर ऑडिट्स। बड़े ऑडिट के लिए बिना प्रोग्राम के नहीं कर पाओगे, है ना? फिर इजियर सिलेक्शन ऑफ असिस्टेंट्स। ठीक है, क्लियर है? और चौथा, विदाउट रिटन, है ना? क्या होगा? सिर्फ मेंटल प्लान रहेगा। तो बिना अगर प्रॉपर प्रोग्राम के चलोगे तो फायदा क्या है? सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, हो सकता है कि कुछ कुछ छूट जाए फिर, आ रहा है समझ? ठीक है ना? या तो फिर वैल्यू ऑडिट की हो जाए तो हो सकता है कि सिग्निफिकेंटली कम हो। ठीक है ना? अच्छा।
फिर क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्नॉलेजमेंट। सबको पता है कि मेरी क्या जिम्मेदारी है, ये फायदे हैं। ये कैसे फायदे हैं ये समझ में आ रहा है? देखो, ऑडिट में अगर हर काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्सेशन होगी तो कितना अच्छा है ना। हर व्यक्ति अपना काम कैसे करेगा, बहुत अच्छे से करेगा। तुमको ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है? अपने पॉइंट ऑफ व्यू मत समझना। समझना है कि तुम आर्टिकल बनने वाले हो, सीए के और ऑडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना कि कितना अच्छा ऑडिट हो जाएगा। अरे समझ, क्योंकि आर्टिकल्स अच्छे से काम करेंगे, जो भी असिस्टेंट्स हैं वो क्या करेंगे, अच्छे से काम करेंगे। समझना, रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्नॉलेज हो जाएगी ना। फिर क्या है? प्रोग्रेस मॉनिटरिंग। प्रोग्रेस मॉनिटर हो पाएगी। और फिर क्या है? गाइड फॉर फ्यूचर ऑडिट। गाइड फॉर फ्यूचर ऑडिट। आ रहा है समझ, है ना। और लास्ट से लीगल डिफेंस। समझ में आ रहा है? क्योंकि अगर तुम्हारे पास वेल ड्रॉन ऑडिट प्रोग्राम है तो तुम पर कोई ये आरोप नहीं लगा सकता कि तुमने ऑडिट अच्छे से नहीं किया। क्या ये क्लियर है बच्चों? आ रहा है समझ में? ऑडिटर तो कभी नेग्लिजेंस का चार्ज नहीं लगाया जा सकता। क्लियर है? क्लियर? बताइए बताइए। ठीक है। अच्छा, अब इसके कुछ नुकसान भी, ऑडिट प्रोग्राम के कुछ नुकसान। क्या नुकसान है? पहला तो मैकेनिकल वर्क। समझ में आ रहा है? मोटिवेशन कम हो जाता है। क्लियर है? दूसरा क्या है? रिजिडिटी। रिजिडिटी से क्या होता है? हाँ, मतलब कि यार कुछ नई चीज आई तो पता चला ओवरलुक हो गई। क्यों? क्योंकि तुमने तो बोला था ये वाला प्लान देना है। तो रिजिडिटी इज पॉसिबल। आ रहा है समझ में? ठीक है ना। तीसरा क्या है? इनएफिशिएंट आर्टिकल के लिए, है ना, क्या बन जाएगा ये? डिफेंस। डिफेंस फॉर जो इनएफिशिएंट है उनको डिफेंस मिल गया कि ये आपने इतना बोला था, हमने इतना कर दिया। कौन एफिशिएंट है कौन इनएफिशिएंट है कभी पता नहीं लग पाएगा। सब लोग सेम टाइप का काम कर रहे हैं। आ रहा है समझ में? ठीक है। और लास्ट है किल इनिशिएटिव, ये लिखा नहीं है। अच्छा, इनिशिएटिव सप्रेशन, ये ज्यादा फॉर्मल है ना। इनिशिएटिव सप्रेशन, मैं लिख रहा था किल्स इनिशिएटिव, है ना। जो लिखना है लिखिए, जो लिखा है वही अच्छा है। आया समझ में? All these disadvantages may be eliminated by imaginative supervision of work. क्या होगा? जो उसके ऊपर सीनियर है ना, वो उसका ध्यान दे सकता है कि भैया ये सब प्रॉब्लम्स जो है वो ना। क्लियर है? ऑडिटर मस्ट हैव receptive attitude as regard the assistant. Assistant should be encouraged to observe matter objectively and bring significant matter to the notice of his supervisor या principal. क्योंकि भैया उसको एक्सपीरियंस नहीं है, वो फर्स्ट टाइम ऑडिट कर रहा है तो गलतियां तो होंगी ही। पर सुपरविजन तगड़ा रखना है, क्योंकि हमारा सबसे मेन मकसद क्या है कि ऑडिट की इफेक्टिवनेस बिल्कुल भी कम ना हो। बोलो, ये क्लियर है क्या? समझ आ रहा है क्या? है ना। अच्छा, इसमें अगर तुम देखोगे नोट्स में तो इसमें कंटेंट भी कम हो गया है तुम्हारा, और बहुत इजीली सिंपल सिंपल जो है वो इंक्लूड हो गया। एक बार देख लो इससे नोट्स। ये इसके आगे तो वही है, एग्जाम्पल ही है, कोई दिक्कत नहीं है ना।
हाँ मॉडल की रजिस्ट्रेट करना नहीं, अब अपन नोट से करेंगे। आगे नहीं क्या 26 पेज में बता दिए फर्स्ट चैप्टर 2 अरे क्वेश्चन आंसर चालू हो गए कंटेंट खत्म हो इस तरीके पेज पे चैप्टर के बीच में भी था 2.26 पेज है, हाँ वो लास्ट पेज है कंटेंट का। इसके आगे एक पेज में एमसीक्यू है, ये वाले कल में करवाते हैं, चिंता मत करो। पहले एक बार केस स्टडी देख लेते हैं। टेस्ट और हाँ, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो रोहित अंडरगोइंग प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, है ना? क्या हो रहा है? इज अ पार्ट ऑफ एंगेजमेंट इन कंडक्टिंग ऑडिट ऑफ द कंपनी एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेंट्स। ठीक है, एशियन पेंट का ऑडिट कर रहे हैं। अब उसको ऑडिट प्रोग्राम दिया सेल से रिगार्डिंग। ठीक है, देखो पता क्या है, जब बड़ी कंपनी का ऑडिट करते हो ना, तो चीजें छोटी दुकान जैसे मत सोचना। वो पेंट कंपनी ओवर द काउंटर पेंट के डब्बे नहीं सेल करती होगी, समझ में आ रही है बात? उसके डीलर्स बिल्कुल पक्के बंधे रहते हैं, समझ में आ रहा है? ओवरऑल बल्क में ऑर्डर जाते होंगे, मतलब ऑफिस में अलग काम होता होगा, फैक्ट्री से सप्लाई अलग होती होगी, पूरा परचेज ऑर्डर बनता है, मतलब बहुत अलग तरीके से फॉर्मल तरीके से काम होता है। ठीक है ना? तो इट लिस्ट आउट, प्रोग्राम में बहुत सारी चीजें थी टू बी चेक्ड एंड वेरीफाइड बाय हिम इंक्लूडिंग इनवॉइसेस। इनवॉइसेस मतलब बिल्स, रेट लिस्ट। आ रहा है समझ? ये रेट लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इसमें पता है क्या होता है, बल्क में जाती है चीज, समझ में आ रहा है? एक एक डब्बा नहीं बेच रहे। पोस्टिंग इन डेटर्स अकाउंट, कि अगर बेचा तो डेटर अकाउंट में पोस्ट हुआ कि नहीं। कोरिलेशन ऑफ इनवॉइसेस विद ईवे बिल्स ऑन अ सैंपल बेसिस, है ना? जीएसटी वगैरह के उससे क्या कर लो, कंपेयर कर लो। अरे सर, डॉक्यूमेंट जो करस्पॉन्डिंग डेटा लिए हुए ना, सेम डेटा, उसमें कोई मिसमैच नहीं। बोलो, ये क्लियर है क्या? समझ रहे हो? ड्यूरिंग वेरिफिकेशन उसने नोटिस किया कि बहुत सारे ईवे बिल जो है वो कैंसिल हो गए विद इन 24 आवर्स of their generation in the month of March. There is no specific instruction in the audit program in this data. और वो चुप रहा। क्या रोहित का ये एटीट्यूड सही है? हम्म, क्यों सही नहीं? जब सामने दिखना है तो क्या ये कुछ कैंसिल हुए हैं तो कुछ हो सकता है गड़बड़ हो उसको रोहित कैसे कहेगा वो है असिस्टेंट है ना उसको अपने पार्टनर को या जो सीनियर है उसको contact मतलब इसमें क्या प्रॉब्लम्स होती? देखो, एक तो जनरल बात है कि कुछ भी अनयूजुअल हो तो फिर बताओ सही, समझ में आ रहा है? दूसरा ये कि ईवे पे नहीं कैंसिल हो तो उससे काय की पॉसिबिलिटी काय की है कि एक्चुअल सेल ना होकर के नकली सेल हो, या सेल कुछ कैंसिल हुई है लेकिन सेल रिटर्न मैंने दिखाई नहीं, और ये मार्च में हो रहा है। तो मार्च ईयर एंड में जनरली बहुत सारी कंपनीज अपनी सेल वेल बढ़ाने की कोशिश करती हैं। क्लियर है? तो हमको इस बात का क्या रखना पड़ेगा ध्यान। बोलो, क्लियर है? बोलो बोलो बोलो। ठीक है, तो आंसर में दिया एटीट्यूड रोहित इज नॉट प्रॉपर। Assistant should observe matters objectively and bring significant matters to the notice of their supervisor या principal. Reasons for cancellation in the merge needs to be looked into. Matter should be informed to engagement partner. ये वाला मैटर किसको बताया जाना जरूरी है? एंगेजमेंट पार्टनर। बोलो, क्लियर है क्या? ठीक है, ठीक है। अब आगे एक्सट्रैक्ट ऑफ सैंपल ऑडिट प्रोग्राम। सैंपल ऑडिट प्रोग्राम आपके सामने रखा गया है, ठीक है ना? नेम क्या है कंसर्न का? फाइन इंडस्ट्रीज। ठीक है ना? फाइनेंशियल ईयर प्रिपेयर्ड बाय, रिव्यूड बाय, तो ये हो गया असिस्टेंट हो सकता है ना? ये एक मैनेजर असिस्टेंट मैनेजर, दिस कुड बी, नहीं ये मैनेजर होगा। और फिर फर्दर ये किसके पास जाएंगे? मतलब ये ऑडिट प्रोग्राम तो मैनेजर लेवल तक भी चला जाता है, हर हर एंटिटी में डिफरेंट हो सकता है, मतलब इट कुड बी पार्टनर, ऐसा कुछ नहीं है। आ रहा है समझ में?
ठीक है ना। लेकिन जनरली क्या होता है प्रोसीजर, कुछ सेल्स इनवॉइसेस वाउच कर लो, वाउच मतलब चेक कर लो, है ना, कहाँ से, जो एंटिटी के पास रखे हुए हैं उससे। ठीक है, इन इनवॉइसेस को किससे, अकाउंट्स बुक से ट्रेस कर लो कि जितने इनवॉइसेस है वो लेजर में इंटर्ड है कि नहीं। कुछ सेल इनवॉइसेस को स्टॉक रिकॉर्ड से ट्रेस कर लो। क्या होता है, दुकानदार तो नहीं रखता, लेकिन बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में जिस दिन स्टॉक गया उस दिन का भी रिकॉर्ड होता है। तो जिस दिन सेल हुई उस दिन स्टॉक का मूवमेंट भी हुआ होगा। समझ में आ रही बात। तो नकली असली सेल के लिए आपको एक सेटिस्फेक्शन आ जाएगा कि हाँ इस दिन सेल पड़ी है, हाँ इस दिन देखो स्टॉक भी मूव हुआ। समझ में आ रहा है। भैया ये तो वो लोग नकली भी कर सकते हैं। अब देखो नकली इसलिए नहीं करते हैं या इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि बहुत बड़े लेवल पर ये काम होता है। आपको फ्रॉड अगर करना है, आप समझो किसी एंटिटी को फ्रॉड करना है तो वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन्वॉल्व करेगा या कम से कम, कम से कम। और बड़ी एंटिटी में पॉसिबल ही नहीं कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन को मिल के वो क्या कर ले, फ्रॉड। समझ में आ रहा है। सारे के सारे तो चोर नहीं हो सकते ना। समझ में आ रहा है। देर आर ऑलवेज पीपल जो कि ऑनेस्ट होंगे, और इतने चोर भरे पड़े तो कंपनी इतनी बड़ी हो ही नहीं पाएगी। मतलब पॉइंट ये है कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है कि सबको मिला करके फ्रॉड कर ले। तो स्टॉक मूव होगा तो उसके बारे में उसका रिकॉर्ड होगा, और नहीं तो नहीं। नहीं तो फिर उसके हर एक के जा करके डिपार्टमेंट में जा करके मैनेजमेंट क्या कर रहा होगा, ओवरराइड। वो भी एक बहुत बड़ा इशू है क्योंकि वहां पर भी उनको समझ में आ जाएगा कि भाई कुछ तो भी गड़बड़ है इस एंटिटी में। तो नहीं आया समझ में। क्लियर है। इसीलिए फ्रॉड जनरली ऐसे नहीं होता। ठीक है ना। कुछ सेल्स इनवॉइसेस को कहां पर देख लो, बायर क्या फॉर्म में भी देख लो। अच्छा इसमें देखो कॉलम क्या बने, एक्सटेंट ऑफ चेक, कितनी डेप्थ में चेक करना है। आ रहा है समझ में। और बेसिस ऑफ सैंपल, मतलब मान लो कि लेजर में 50 एंट्रीज थी तो तुमने कितनी चेक करी और क्यों। मतलब तुमने 5 सिलेक्ट करी, क्यों 5, क्यों 10 क्यों नहीं, 10 करी, 10 क्यों। अरे सर रीजन बताओ। और डन बाय, इससे क्या होगा, एक्नॉलेजमेंट। ये तय हो जाएगा कि किसकी जिम्मेदारी है। गड़बड़ हुई तो फिर कहां पर हुई, बोलो। क्लियर है ये, है ना। केस स्टडी देख लो, कॉर एंड एसोसिएट्स, ठीक है ना, सोल प्रोप्राइटर फर्म ऑफ सिमरन कौर, छोटी एंटिटी है, इज ऑफर्ड। अच्छा नहीं ये तो वो है, ये तो सीए फर्म है। ठीक है, तो उसको क्या हुआ, ऑडिट मिला किसका, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑटोमोबाइल कंपोनेंट का। मैंने किया हुआ है स्पेयर पार्ट्स कंपनी में। ठीक है ना। हीरो होंडा के लिए स्पेयर पार्ट्स बनाती थी एमएपी, मुसाशी ऑटो पार्ट्स। मुसाशी इज अ जापानीज वर्ड। ठीक है। उसके जो वहां पर पता फैक्ट्री में जापानीज रहते ही थे हर समय कुछ ना कुछ, दो चार। तो हम लोग जहाँ होटल में ठहरे थे वहीं रहते थे वो लोग। लंच में खाना खाते थे ना, तो अपना खुद का बना के लाते थे वो, वहां से लंच नहीं लेते थे। मतलब वो फैक्ट्री एकदम दूर जगह पे थी, रेवाड़ी हरियाणा की बॉर्डर के आसपास। ठीक है। और वो ऐसे वही चॉपस्टिक्स चावल खाते थे भाई। और ऐसा उनका भाई खतरनाक। ठीक है। चलो तो शी इज फैक्ट चेकिंग अबाउट द इंटीग्रिटी ऑफ प्रमोटर्स। प्रमोटर्स कौन है, मेन ओनर्स कंपनी के, उनकी ऑनेस्टी को चेक कर रही है। हर ऐसा है ना। क्योंकि यही चोर निकल गए तो फिर बाकी एंटिटी का तो सवाल ही क्या है। नहीं आ रहा समझ में, है ना। अच्छा कॉम्पिटेंस ऑफ स्टाफ, मतलब स्टाफ कितना एबल है। समझ में आ रहा है, जितना एबल होगा उतना काम अच्छा होगा, है ना। तो है ना, द अपॉइंटमेंट इज सब्सिक्वेंटली एक्सेप्टेड। इसने कहा ठीक है चलो करते हैं ऑडिट। ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया। अब शी इज ऑल्सो टेकिंग इनटू अकाउंट नंबर एंड लोकेशन ऑफ ब्रांचेस ऑफ द कंपनी, requirement of schedule 3 of the company that time expect time by which audit has to be completed keeping in view the statutory requirements। मतलब
देख रहे हो पूरा प्लान प्रोग्राम बना रही है, समझना है कि क्या क्या है इसमें, क्या क्या नहीं है ना। तो क्या क्या कंसिडर किया उसमें, देखो, नंबर एंड लोकेशन ऑफ ब्रांचेस, एक्सपेक्टेड टाइम, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट। इनिशियली शी थॉट टू इंक्वायर प्रॉपर टू इंक्वायर की एम्प्लॉइज। उसने सोचा कि मैं मेन एम्प्लॉय से कुछ कुछ वो कर लेती हूँ, है ना। इन प्रोक्योरमेंट, प्रोक्योरमेंट मतलब परचेज डिपार्टमेंट, और मार्केटिंग डिपार्टमेंट मतलब सेल्स डिपार्टमेंट। इन प्लान बता दें, शी हैड आल्सो प्लान टू विजिट 3 प्लांट्स। बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, 2-3 प्लांट हम विजिट भी करेंगे। देखो मुझे तो ओवरऑल भरोसा बढ़ाना है, प्लांट जाएंगे तो समझ में आएगा हाँ एक्चुअल में काम होता है नहीं होता है क्या है। द पर्पस ऑफ प्लांट इंक्वायरीज टू एंड विजिट इज टू आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेट। ये इंक्वायरी और विजिट का क्या मकसद है? रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेट, समझ आ रहा है क्या? अच्छा, उसने ऑफिस में डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन उसके ऑफिस में बनाए और असिस्टेंट को दे दिए, है ना। इसमें डिटेल्स ऑफ एक्सटेंट और चेकिंग वगैरह भी थी, टू परफॉर्म रिगार्डिंग परचेज, सेल्स, आइटम ऑफ इनकम, आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर एक्सेट्रा। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द सेट ऑफ अबव सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, उसके नोटिस में लाया गया कि कंपनी जो है वो बहुत सारा स्क्रैप भी बना रही है। ड्यूरिंग स्क्रैप भी हो रहा है, मतलब स्क्रैप मतलब समझते हो ना, है ना। तो अब स्क्रैप भी जनरेट हो। अब बेटा क्या है कि देखो स्क्रैप जो है ना उसकी वैल्यू बहुत हाई होती है, समझ में आ रहा है। स्क्रैप जो है, अब ऑटोमोबाइल कंपनी का तो नहीं पता, पर मैंने एक उस कंपनी में किया था जो मोटर बनाने वाली कंपनी। हाँ वही। तो वो मशीन बनाती थी ना, तो मशीन में वाइंडिंग कॉपर की होती है, इसका स्क्रैप 2 करोड़ का बिकता था। तो सब्सटैंशियल हो गया ना, एंगेजमेंट टीम को इसके बारे में नहीं पता था। ये क्लियर है, इतना ही दिया हुआ है। अब आपको क्या दिया? Porter is fact checking about the promoters and KMP. She is also considering competence of staff to perform engagement. What is she trying to do? क्या कर रहे हो? बहुत ध्यान से समझना, ऑप्शंस बहुत करीब करीब है। ए जो है वो क्या है? स्टैब्लिशिंग ऑडिट स्ट्रेटेजी। ये भी गलत नहीं लगेगा आपको ऐसे। सी क्या है? डिजाइनिंग ऑडिट प्लान। तुमने भी कैसे बोला? तुम लोग पढ़ चुके हो कि तुम लोगों को लगा कि सही? नहीं वो प्लानिंग एक्टिविटीज होती है, प्लानिंग एक्टिविटीज अलग होती है, प्लानिंग एक्टिविटीज अलग होती है। प्लानिंग एक्टिविटीज के अंदर ऑडिट स्ट्रेटेजी ऑडिट करना। पॉइंट ये है कि तुमको खुद से समझ में आया ना ये कि आंसर देख करके आंसर बी ही है, ठीक है ना, क्लियर है। लेकिन इसका पता लगाना चारों ऑप्शन में इतना सिंपल नहीं है, समझ में आ रही है बात? अच्छा, जो लास्ट ऑप्शन है वो तो बहुत क्लियर गलत है। क्यों? अगर एथिकल की चेकिंग बोली तो क्या चेक करती? बिल्कुल सही। चौथे ऑप्शन का क्वेश्चन क्या होना चाहिए था? अगर मान लो कि आंसर फोर्थ होता तो क्वेश्चन में क्या होना चाहिए था? मान लो आंसर डी होता तो क्वेश्चन में क्या इंक्लूड होना चाहिए था? कि वो अपनी टीम मेंबर्स को चेक कर रही है, अपनी टीम मेंबर्स के इंडिपेंडेंस वगैरह को चेक कर रही है। क्या कर रहे हो? आंसर देख रहे हो क्या? नहीं हाँ वो ठीक कह रहे है। हैं कि प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी अलग होता है और प्लानिंग एक्टिविटीज अलग होता है। हाँ वो ऑडिट स्ट्रेटेजी ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी के समय होता है ना प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज। पॉइंट क्या है? अरे मेरे से पूछ लो ना। अरे प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी को अभी सबसे जनरेट तो सबसे शुरू में क्या करते हैं? प्लानिंग नहीं आता है ऑडिट प्लानिंग। प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज में क्या ये आएगा कि मैं प्रमोटर्स को चेक कर रहा हूँ?
प्रिलिमिनरी का मतलब क्या है? starting. स्टार्टिंग वाला, ठीक है ना? तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि प्रमोटर और केएमपी के बारे में जानना है। अगर मैं ऑडिट स्टार्ट करूंगा तो सबसे पहले मैं क्या देखूंगा? यही देखूंगा। मैं तो कह रहा हूँ कि टेक्निकल छोड़ दो, बिल्कुल जेनरिक सोचो। अरे सर, तो अगर कोई ये कर रहा है तो इसका मतलब कि वो प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी, एंगेजमेंट स्टार्ट करने से पहले आपके पहले पैराग्राफ की लास्ट लाइन में ये लिखा हुआ है कि इसके बाद उसने ऑडिट एक्सेप्ट किया। तो ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले जो वो एक्टिविटी कर रहे हैं वो क्या होंगी? प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट। अरे सर, आंतरिक प्लानिंग के अंदर ही है। हाँ, देखो प्लानिंग में नहीं आएगा एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग है। वो, ठीक है, लेकिन ये इतना पहले आता है कि ऑडिट एक्सेप्ट करने से भी पहले नहीं आया समझ में। आप केस पढ़ो ना, उसमें पहले पैराग्राफ की लास्ट लाइन में क्या लिखा है कि इसके बाद उसने क्या किया है? एक्सेप्ट किया। नहीं आया समझ में। डाउट है कुछ तो डिस्कस करो ना, कोई दिक्कत की बात नहीं। हो गया ना क्लियर? ठीक है। अब consideration of number and location of branches, requirement of financial reporting framework, and expected time of completion are relevant factors for which of the following? Hmm. डी। आई। Hmm. देखो एक बार टॉपिक एज इट इज लिखा हुआ है वैसे तो ये। अरे अभी और है क्या? यहीं से स्टार्ट है। हाँ, ये देखो सबसे पहले क्या चालू हुआ? प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज। अरे सर, इसमें मैं क्यों एक्सेप्ट करूँ, है ना? अब लोकेशन वोकेशन है ना, एस्टैब्लिशिंग द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। ठीक है, अब ऑडिट एक्सेप्ट कर लिया। इसके बाद फिर ये अपन ने ये सब किया। ठीक है, रिजल्ट को करके अपन लोग क्या कर रहे हैं? फिर आगे का काम करेंगे, है ना? हम्म, तो ये आया तुम्हारा। हाँ, ये यहाँ पर तुमने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है ना? अब आया तुम्हारा प्लानिंग एक्टिविटी। तो ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी से तुम्हारा स्कोप, टाइमिंग और डायरेक्शन तय होता है। तुम कौन सा आंसर बोल रहे थे? रिस्क असेसमेंट कब होता है? रिस्क असेसमेंट का मतलब क्या है? जैसे कभी भी होता हो, उससे क्या पता लगता है? एनडी। नहीं नहीं, उसके रिजल्ट से नहीं, मतलब क्यों करते हो रिस्क असेसमेंट? ऑडिट रिस्क का मतलब क्या? बिल्कुल सही। ऑडिट रिस्क का क्या मतलब? कि मेरा गलत ना हो जाए। तो जब मैं नंबर ऑफ प्लांट लोकेशन कर रहा हूँ, इससे क्या मेरे गलत होने के चांसेस हैं? नहीं, इससे तो मेरा क्या होगा? स्कोप, टाइमिंग और डायरेक्शन ऑफ ऑडिट जो है वो तय होगा। ये आ रहा है समझ में? क्लियर है? ठीक है ना? रिसोर्सेज टू डिप्लॉय अमाउंट, मतलब मैं कितने रिसोर्सेज डिप्लॉय करूंगा, ये किस पे डिपेंड करेगा कि ये कितना बड़ा ऑडिट है। आया समझ में? क्लियर है ना? ठीक है, तो ये है इस्टेब्लिशिंग ओवरऑल ऑडिट
स्ट्रैटेजी। सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्या कर रहे हो, फिर क्या कर रहे हो ना, तुमको बिल्कुल प्रैक्टिकल ऑडिट थोड़ा सा भी अगर समझ में आ गया तो ये तुमको समझ में आ जाएगा। याद रखो इसमें गलत ऑप्शन नहीं दे रहा है। एमसीक्यू की सबसे खतरनाक बात ये होती है कि चारों सही है, और ज्यादातर लोग क्या करेंगे, इसको याद करेंगे। ये एमसीक्यू सेम नहीं आने वाले मेरे हिसाब से, तो थोड़ा बहुत तो चेंज कर ही डालेंगे वो लोग, समझ रहे हैं। और ये बहुत खतरनाक है, मतलब ये लेवल जो है ना, ये एक्चुअली में वही लेवल है जैसा हम लोग को डीसा वगैरह में भी आया नहीं, समझ रहे हो। मतलब इसका आंसर अगर आपने अभी स्टैंडर्ड ना पढ़ा, अभी आपने कंटेंट ना पढ़ा, तो इसका आंसर तो गलत होगा ही होगा। किसको समझ में आना है कि प्लान में आ रहा है कि ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी में आ रहा है। और किसी को प्रोग्राम ना पता, जैसे ऑडिट प्रोग्राम तो खैर अलग ही हो गया, तो ऑडिट प्रोग्राम तो क्लियरली रॉन्ग, समझ में आ रहा है ना। लेकिन जिसको नहीं पढ़ा उसको तो ऑडिट प्रोग्राम, प्लान, स्ट्रेटेजी सब सेम लगने वाले हैं। आ रहा है समझ में, ठीक है ना। रिस्क असेसमेंट का पर्पस थोड़ा सा डिफरेंट है। आप 1 और 2 में, ए और बी में मेनली क्या हो सकते हो, कंफ्यूज हो सकते हो, समझ में आ रहा है। अच्छा, इसी में मैं बोलूं कि भैया रिलेटेड पार्टी का चेक कर रहे हैं, तो फिर क्या है मतलब, इसका आंसर क्या हो जाएगा, रिस्क असेसमेंट। रिस्क असेसमेंट। कितने रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है, तो वो किसमें आ जाएगा, रिस्क असेसमेंट। समझ में आ रही है बात, है ना। वो क्या है, उसमें भी आएगा, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी के अंडर में ही आता है वो, अरे समझ में, लेकिन आ जाएगा, ठीक है। चलो फिर ये क्या है, टेक इनटू अकाउंट डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लान इंक्वायरी एंड विजिट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है। टेकिंग इनटू अकाउंट डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लान इंक्वायरी एंड विजिट। ठीक। प्लान इंक्वायरी और विजिट क्या है, विजिट 3 प्लान कर रही है वो, है ना, इनमें से कौन सा, वो है। प्लान इंक्वायरी एंड विजिट फॉल इन द एरिया ऑफ ऑडिट स्ट्रैटेजी। ठीक है। और पढ़ते हैं, प्लान इंक्वायरी एंड विजिट आर प्लान रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर एंड फॉल इन द फील्ड ऑफ ऑडिट प्लान। The said description is not related to audit plan. अब देखो सी तो कचरा ही है, प्लान इंक्वायरी एंड विजिट फॉल इनटू द स्कोप ऑफ ऑडिट प्रोग्राम। नहीं, ये भी गड़बड़, डी भी गलत है, डी भी गलत है। अरे सर, सी और डी तो गलत है, मेरा आंसर ए और बी में से ही कोई। तो मेन बात ये कि ऑडिट स्ट्रैटेजी में आएगा कि ऑडिट प्लान में। प्लान है, पूरी डिस्क्रिप्शन दी है। और नहीं, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी कागजों पे होती है, ये ध्यान रखना, ठीक है। फिर जैसे काम करना चालू कर देते हो ना थोड़ा सा, तो वो कहाँ पर आ जाते हैं अपन, ऑडिट प्लान। तो इसका आंसर क्या है, बी। ऑडिट प्लान में फॉलो होता है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ना, इसके लॉजिक समझ में आने पड़ेंगे आपको, ये याद नहीं कर सकते हो आप देख रहे हो ना कितना कठिन है, समझ रहे, ये कठिन की कैटेगरी में आएगा मेरे हिसाब से, क्लियर है, ठीक है ना। मतलब मेरे सामने आंसर है, नहीं तो मैं भी एक बार को सोच विचार में पड़ जाऊंगा, समझ रहे, क्योंकि बहुत ही स्पेसिफिक क्वेश्चन है, बहुत ही स्पेसिफिक। देखो हम लोग प्रैक्टिकली जब ऑडिट करते थे ना, समझ रहे, तो इतना कोई ऐसा बाइफरकेशन नहीं करते थे कि ये स्ट्रैटेजी है, ये प्लान। लेकिन एकेडमिकली ये फर्क जो है वो क्या हो गया है, इम्पोर्टेंस हो गया। मतलब हम लोग प्रैक्टिकली तो भाई हम लोग ऐसे हो जाता है कि ये सब कर, ये तुम कर लो, ये तुम कर लो। अब उसमें बाइफरकेशन नहीं होता था ना कि क्या प्लान का पार्ट है, क्या स्ट्रैटेजी का पार्ट, क्योंकि वहां इस बात के बहुत ही रेयर चांस होते थे कि हम ऑडिट एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। नहीं आया समझ में, क्लियर है कि नहीं, है ना, ठीक है। चलो फोर्थ बताओ, व्हाट इज द डिटेल्ड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस ऑडिट प्रोसेस। अब ये आया इजी, आ रहा है समझ में। देखो गाइडलाइंस, प्लान, प्रोसीजर, वैसे देखा जाए तो प्रोसीजर भी सही है, गाइडलाइन भी सही आंसर है, और उसका ऑफिशियल नाम क्या है, ऑडिट प्रोग्राम, क्लियर है। प्लान, अच्छा फिफ्थ, द इशू ऑफ जनरेशन ऑफ स्क्रैप हैज बीन ओवरलुक्ड इन डिटेल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू द एंगेजमेंट टीम। क्या प्रॉपर एक्शन होना चाहिए इसको, इग्नोर बकवास, शी शुड लीव द मैटर टू विजडम ऑफ एंगेजमेंट टीम। एंगेजमेंट टीम में तो असिस्टेंट होते हैं, कहां से उनके ऊपर छोड़ दोगे। She should put the ball in the court of management as she was not provided with complete information earlier। ये काम टालने वाली बात है, प्रैक्टिकली बहुत लोग करते हैं ये डी वाला, प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा होता है, पता है तुमको।
कि देखो तुम्हारी गलती, तुम्हारे कारण डिले हो रहा है, तुम चेक नहीं करा रहे, लेकिन ऑफिशियली एकेडमिकली इसका आंसर दी है। और ऐसी लैंग्वेज होती है तो ऐसी कर सकता है, शी शुड पुट द बॉल फॉर मैनेजमेंट, तो ऐसे कर सकता ये लग रहा होगा गलत, बट रियल लाइफ में दिस कुड बी वन ऑफ द राइट आंसर। है। समझ आ रही है बात? मैंने जब ये पहली बार सुना था ना ऑडिट करने जाने में, तो मैं तो बहुत हक्का बक्का से रह गया था। बोले उन पर डाल। तो उस समय मेरे को लगा कि अरे हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, हमको क्या काम कंप्लीट नहीं करना है क्या? अरे सर मेरे को लगा कि उन पर डाल दो, मतलब मैंने कहा इससे काम तो खत्म नहीं होगा ना। तो फिर समझ में आया कि भैया प्रैक्टिकल ऑडिट में ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जो उनको मैनेज करनी होती है। अरे सर और ये सब भी होता है, मतलब ये तुम बोल लो कि पॉलिटिक्स का हिस्सा है या कुछ भी इस तरीके का है, लेकिन क्या करोगे? समझ आ रही है बात? ठीक है ना? बहुत सिक्योर चलना पड़ता है। आप अगर चोर नहीं भी हो ना, तो भी आपको पूरा चोरी का सब कुछ पता होना चाहिए, क्योंकि बचना भी तो है, करोगे भले ही नहीं। ठीक है, क्लियर है? अच्छा अब है ना, ये तो समरी है खैर। चलो अब ये एमसीक्यूज है ना, चलो तुम बताओ उसके बेसिस पे। बताओ। Which of the following is not considered in planning and audit generally? अच्छा ये वो केस स्टडी बेस्ड जो एमसीक्यू में आने वाले हैं ना, 30 नंबर के इस तरीके के क्वेश्चन आए, जो टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग आया ना आपका, वो। तो तुम ये देख रहे हो कि इसमें नॉलेज का लेवल कितना इंपॉर्टेंट हो गया। चलो बताओ। Which of the following is not considered in planning and audit generally? ऑब्वियस सी बात है, कब होता है ऑडिट एविडेंस का इवैल्यूएशन? हाँ बाद में, हाँ मतलब ओपिनियन बना। Which of the following is true about audit plan? हम्म पहला तो गलत है, कह रहे चेंजेस नहीं कर सकते। अच्छा ऑडिट प्लान में स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ प्लान रिस्क असेसमेंट, ये तो स्ट्रैटेजी में होता है। दूसरा तीसरा, changes in audit plan cannot lead to a change in the audit strategy। अगर प्लान में चेंज से स्ट्रैटेजी चेंज नहीं हो सकती, तो हो सकता है ये, मतलब कैन नॉट तो गलत ही बोल दिया, मे नॉट बोलता तो फिर भी मान लेते। हाँ जनरली ऐसा नहीं है, और तुम ऐसा बोलते हो कि कभी नहीं होगा तो फिर गलत। अरे सर तो फिर चौथा क्या है, ऑडिट प्लान को डॉक्यूमेंट किया जाना चाहिए, इसमें कोई भी अ, वो नहीं है, डाइसीनेस नहीं है। समझ रहे हो ना? तो इस कारण से क्या होगा, ये करेक्ट होगा, ठीक है, ये होगा। ठीक है। Which of the following is not included in an audit program normally? Which of the following is not included in an audit program normally? बताओ। Extent of checking, date of checking, nature and type of procedure, planning of risk assessment। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? है ना? चलो फिर which of the following is not an advantage? सर्विस शेल्टर, क्योंकि ये तो क्या है, ये तो डिसएडवांटेज है भाई, नहीं ऐसा नहीं। फिर which of the following is the most important principle for formulating an audit plan? ऑडिट प्लान बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? क्लाइंट का बिजनेस। अच्छा आप लोग अगर जैसे मॉड्यूल पढ़ रहे हो ना, आपको कॉन्फिडेंस रहेगा कि हमने ये बातें पढ़ी ही नहीं। क्लाइंट्स वर्क फोर्स, क्लाइंट्स वेंडर, ऐसे मतलब प्लानिंग के टाइम में ऐसा कुछ पढ़ाया भी नहीं। अरे समझो, लेकिन अंडरस्टैंडिंग क्लाइंट्स बिजनेस, ये है इजी ऑप्शंस। वो जो थे वो कैसे थे, टफ वाले ऑप्शंस। लॉक कर दिया ऑफिस, ऑफिस लॉक कर दिया।
ये खुला हुआ है क्या? जाते समय देख लेना। चलो ठीक है, क्लियर है ये बच्चों? चलो करेक्ट एंड करेक्ट बताओ। पहला, द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी एंड डिटेल्ड ऑडिट प्लान आर नॉट नेसेसरली डिस्क्रीट, एक सेकंड पूरा पढ़ लेंगे, और sequential processes, but are closely interrelated since changes in one may result to consequential changes in the other. As it is line पड़ी है ये वाली, है ना? क्लियर है, ये करेक्ट है। और बिल्कुल ये रिलेट कर रहा है किसको? ऑडिट स्ट्रैटेजी और ऑडिट प्लान को, कि एक में चेंज से दूसरे में चेंज हो सकता है। क्लियर है ना? अच्छा, दूसरा ऑप्शन क्या? अच्छा क्यों? तो करेक्ट में तो ज्यादा कुछ करना नहीं है आपको, ये बात कि आप क्या कर दोगे, दोहरा दोगे, थोड़े बहुत वर्ड चेंज कर देना, थोड़ी बहुत ग्रामर चेंज कर देना और बस। करेक्ट में एक पैरा एक्स्ट्रा लिखना, करेक्ट में एक पैरा एक्स्ट्रा लिखना पड़ता है। ठीक है ना? चलो, मतलब जनरली ये एक बात हो जाती है ना कि तुम अलग कैसे कहेंगे, रीजन नहीं होता ना, सेटिस्फेक्शन नहीं आता ना एग्जामिनर को चेक करके। क्लियर है? Establishing an overall audit strategy that sets the scope, time, and direction of audit and that guides the development of audit plan is prerogative of the manager. क्यों? तो प्रेरोगेटिव में मतलब नहीं पता देखो, बाकी काम तो ऑडिट में है, काम तो ऑडिटर के अंदर। प्रेरोगेटिव का फिर मुझे भी मीनिंग नहीं पता है, चलो देख लेते हैं। एक तो ऐसे राइट ऑफ प्रिविलेज एक्सक्लूसिव टू पर्टिकुलर, मतलब एक प्रिविलेज ऑडिटर को तो establishing or guide the that guides is the prerogative, मतलब ये फायदा किसका है? ऑडिटर। प्रेरोगेटिव इज मतलब प्रेरोगेटिव मतलब प्रिविलेज, मैनेजमेंट का प्रिविलेज थोड़ी, किसका? ऑडिटर का। आ रहा है समझ? क्लियर है ना? तो देखो पूरा सही सेंटेंस है, सिर्फ प्रेरोगेटिव का मीनिंग अगर आपको नहीं पता है तो इसका आंसर आप गलत कर दो, गलत हो सकता है, क्योंकि प्रेरोगेटिव के मीनिंग पे ही तो भेज दे सब कुछ। नहीं आया समझ में? नॉर्मली क्या होता है कि सेंटेंस की मीनिंग निकल जाते हैं, सेंटेंस से निकल जाते हैं, इसमें तो नहीं निकल पाएगा। क्लियर है? क्योंकि बाकी तो पूरा करेक्ट ही है, ऐसे चक्कर में फिर करेक्ट लिख करके आ सकते हैं अपन चांसेस। चलो, प्लानिंग इज अ डिस्क्रीट फेज ऑफ कंटिन्यूअल एंड इटरेटिव, हेडिंग ही थी याद है? तो बस यही इसके रीजन में आएगा, इट इज कंटिन्यूअस एंड इटरेटिव। ठीक है ना? अच्छा, फोर्थ, डिटेल ऑडिट प्रोग्राम वंस प्रिपेयर्ड फॉर अ बिजनेस कैन बी यूज्ड फॉर ऑल बिजनेस एंडेवर्स। बहुत ज्यादा ही इनकरेक्ट है ये तो। पूरा टॉपिक पढ़ा हमने कि क्यों एक प्लान सारे एंटिटीज के लिए यूज नहीं हो सकता। द ऑडिट प्लान इज मोर डिटेल्ड, बहुत क्लियर है, करेक्ट है, समझ में रहा है, क्योंकि वो ओवरऑल सेट करता है और ये थोड़ा सा डिटेल में बनता है। बोलो, क्लियर है? आ रहा है समझ? आंसर में कुछ तो भी लिख ही लेना अच्छे से। आ रहा है समझ? ठीक है, चलो, डिस्कस हाउ परफॉर्मिंग प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज as a part of audit planning assist the auditor. प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज करने से ऑडिटर को कैसे फायदा पहुंचता है? Consideration for involvement of experts falls within the domain of, कुछ अलग पढ़ रहा हूँ क्या? हाँ, performing preliminary engagement activity assists the auditor in identifying, evaluating events or circumstances that may affect auditor's ability to plan and perform the audit engagement. इतना ही लिखा है बस, क्या बकवास है। आपको डिटेल करना पड़ेगा कि अगर ये आया तो फिर आप इतना लिख के नहीं होगा। ठीक है, क्लियर?
तो बता दो भाई कि कैसे कैसे हेल्प करेगा। अब इसमें बोल रहा है कि बस प्लान कर पाएंगे अच्छे से, तुम बोलो कि प्लान कर पाएंगे, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर ले पा पाएंगे, ये पता कर पाएंगे कि ऑडिट एक्सेप्ट करेंगे नहीं, ये पता कर पाएंगे कि कितने लोगों को लगाना है। ऐसे अलग अलग जो जगह है वहां से उठा करके चीजें लिख सकते हो। ठीक है। दूसरा, डिस्कस हाउ एन एंगेजिंग पार्टनर ensures that firm complies with relevant ethical uh, requirements including independence and relation to client. क्या स्टैंडर्ड और क्वालिटी कंट्रोल, इसमें तो क्या लिख दिया कि रेफर एथिकल रिक्वायरमेंट वाला पैरा रेफर कर लो। ठीक है ना, तो उसमें क्या क्या पढ़ा था अपन ने? देख लो कि भाई हमारी एंगेजमेंट टीम में जो जो लोग, उन लोग की कॉम्पिटेंस और एबिलिटी और इंडिपेंडेंस से कोई चक्कर नहीं, वो सारी चीजें देख लो जिससे कि एंगेजमेंट टीम के नहीं, वो तो नहीं आएंगे। क्या देखोगे? और किसी भी तरीके से एथिकल में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अरे सर, ठीक है ना, एक सेकंड। हेलो सर, क्लास, नमस्ते सर। जी सर, हाँ सर, क्लास चल रही थी मेरी एक्चुअली। अच्छा, सर यहाँ इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप है ना? नहीं 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 नहीं। ठीक है ना? चलो, फिर क्या है? हाँ, तो हाउ एन एंगेजमेंट ऑफ पार्टनर इंश्योर, तो कैसे इंश्योर करता है वो? अलग अलग चीजें देख लेगा, किससे रिलेटेड? एंगेजमेंट से रिलेटेड। ठीक है ना? अच्छा, purported disadvantages of an audit program can be overcome. Do you agree? Yes. मतलब disadvantages बात जो कह रहे हैं ना, purported मतलब जो शो हो रहे हैं, purported का मतलब ऐसे ही होता है ना? जो दिख रहे हैं डिसएडवांटेज ऑडिट प्रोग्राम के, उन सबको ओवरकम किया जा सकता है। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि उसके डिसएडवांटेजेस हैं क्या। आपको पढ़े थे अपन, रिजिडिटी, रिजिडिटी को अलग करने के लिए फ्लेक्सिबल कर लो, इनएफिशिएंट वाला असिस्टेंट में, तो उसमें बोल दो उसको कि भैया तुम ले लेना इनिशिएटिव, कोई बात नहीं। और हाँ, और ये वाला कर लिया ना अपन, ये अभी तो किया अपन डिस्कस। इनएफिशिएंट आर्टिकल्स को अपन बोल सकते हैं कि भाई क्या करो, मतलब उनका रिव्यू करना पड़ेगा। और वो रिजिडिटी का क्या है कि फ्लेक्सिबल करना पड़ेगा अपने को, उनको बोलना पड़ेगा कि नहीं नहीं, इससे बियॉन्ड भी सोच लो। आ रहा है समझ? तो हर एक डिसएडवांटेज का इंडिविजुअली क्या कर लो, एडवांटेज सोच लो। ठीक है, इसमें क्या लिखा है? purported disadvantage may be eliminated by imaginative supervision of the work carried out by the assistant. The author must have a receptive attitude as regards the assistant. The assistant should be encouraged to observe matter objectively and bring significant matter to the notice of the supervisor principal. मैंने बहुत अच्छा बताया इससे। अच्छा, वो एज इट इज पैराग्राफ तो रीड रीड करके आया है क्या? तो याद कैसे तेरे को इतना? हाँ मतलब, लेकिन ऐसे कम लोगों को याद होता है। अरे समझ, ठीक है ना? हाँ, अब देख, तेरे को उसका मीनिंग नहीं पता, पर तेरा आंसर बिल्कुल करेक्ट आ रहे हैं हर केस में, समझ रहे हो? मैं भी मीनिंग देख के फिर आंसर कर रहा हूँ। वो साथ में हाँ, तेरा लॉजिक लगाना वो रहता है सही कि ऐसा ऐसा है। चलो बढ़िया है, याद रह जाती है तो अच्छी बात है।
चलो, ऑडिटर ऑफ अ कंपनी फेल्स टू डॉक्यूमेंट ऑडिट स्ट्रेटजी एंड ऑडिट प्लान, बताओ क्या होगा? हम्म अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी पे बात कर सकती हो। डॉक्यूमेंट नहीं किया और फिर लापरवाही हुई, वैसे तो ना लापरवाही नहीं भी हुई तो भी तुमने तो नेग्लिजेंस दिखाई ना, कंपनी ने फ्रॉड किया हो या ना किया हो। समझ आ रही है बात? देखो, हमने फैक्ट्री में सिक्योरिटी गार्ड 4 दिन तक आया ही नहीं, तो हम सिक्योरिटी गार्ड को नौकरी से निकाल देंगे भले ही चोरी हुई हो या ना हो। तुमने तो अपना काम ढंग से नहीं किया ना। अरे सर, ऐसा हो सकता है कि चोरी हो गई हो फिर भी सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी ना जाए, तो वो ऑडिटर कौन है? वो सिक्योरिटी वाले। अरे सर, एक ऐसी लाइन चलती है, ऑडिटर इज अ वॉच डॉग एंड नॉट अ ब्लड हाउंड। वो अपन लेवल में पढ़ेंगे आगे कि भाई वो रीजनेबल चेक अश्योरेंस करता है, एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं देता। तो ब्लड हाउंड का मतलब कि एकदम खून नहीं चूस लेगा, कि इन्वेस्टिगेशन नहीं कर लेगा। अरे समझ, वॉच डॉग है मतलब कि वो रीजनेबल अश्योरेंस देगा। अरे समझ, ठीक है ना? अच्छा, ऐसे 300 स्टेट्स where the auditor shall plan the entity of direction and supervision of engagement team members and the review of their work. Discuss few factors affecting such supervision and revision of the work of engagement team members. Hmm. Discuss few factors affecting the supervision and review of the work of। तुमको ना क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, समझ रहे हो? ऑडिट के जो क्वेश्चन है ना, वो खुद मेरे को भी 2 बार कम से कम पढ़ने पड़ते हैं। क्लियर है क्या? तो क्या बोल रहा है, सुपरविजन और रिव्यू को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं वो बताओ। आ रहा है क्या समझ में? कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे बताओ। अब ये वाला तो टॉपिक अपने को पता होना चाहिए, लास्ट क्वेश्चन तो अपन लोग कर लेते हैं। क्या था? Factors affecting audit strategy of employees. आगे है कि पढ़िए So that ये starting complexity यही होगा। ठीक है, तो अब इस पे मॉड्यूल का क्वेश्चन आ गया, तो उससे लगा लो एक स्टार। समझ में आ रहा है? मतलब जैसे मॉड्यूल है ना, तुम इसको स्टार लगाते जाओ या लिख लो स्टडी नोट, है ना? फिर क्या होगा कि जैसे आरटीपी या उस सब में आएगा ना, तो उसमें लिख लेना आरटीपी, कौन कौन सी आरटीपी में कौन कौन से टॉपिक्स आए हैं, वो सब लिख लो। तो उन टॉपिक्स को तो तुमको एकदम पक्के तौर पर क्या करना है, रट करके आना है। समझ गए? तो बाकी तो सब हो ही गए। चलो, तो अपन फिर थर्ड चैप्टर स्टार्ट करें, है ना? ठीक है, सेकंड चैप्टर पूरा हो गया अपना। अब एमसीक्यू अपन लोग जो है वो एक साथ कर लेंगे, ठीक है?
ठीक है। हाँ बेटा। हाँ मेरे पास अभी ये वाले हैं, ये ले लो शॉर्ट नोट्स, है ना। मॉड्यूल से ही पढ़ते हैं, तुमको ऑटोमेटिकली शॉर्ट नोट से तुम्हारा काम चल जाएगा, है ना। इसी में तुम लोग नोट्स बनाते रहेंगे। क्या मॉड्यूल जितना डिटेल्ड है उतना तो पढ़ नहीं पाओगे। सबके पास है नोट्स, तो पास नहीं है ना, ये लो। ठीक है। तो रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। अरे यार अभी मुझे दे दे वो नोट्स, है ना, साथ में बैठ जाओ। मैं एक बार चेक करते जाऊंगा ना साथ साथ में, उसके बाद फिर ठीक है। चलो, ऑडिट रिस्क क्या होता है। ऑडिट रिस्क ये है कि ऑडिटर ने ऑडिट कर लिया और फिर मिस स्टेटमेंट रह गया। ऑडिट रिस्क ये है कि नेग्लिजेंस का दोष तो नहीं लग जाएगा मेरे को। ये है क्या, ऑडिट रिस्क। कि ऑडिट होने पर भी क्या होगा, ऑडिट होने के बाद भी मटेरियल मिस स्टेटमेंट रहेगा। छोटे मोटे की तो ऑडिटर बोल रहा है कि हाँ हूँ नहीं, बताऊँ पहले ही बोल देते हैं, तो वो तो कोई दिक्कत नहीं। तो ऑडिट रिस्क बेसिकली क्या है, हमेशा रहेगा। क्योंकि ऑडिट का नेचर ही बेसिकली क्या है, रीजनेबल एश्योरेंस वाला। तो हम 100% गारंटी तो नहीं दे, तो देयर विल ऑलवेज बी ऑडिट रिस्क। ऑडिट रिस्क कैन नॉट बी रिड्यूस्ड टू जीरो। समझ गए हो ये बात, है ना। हम शुरू में कर लेते हैं रिस्क असेसमेंट और इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल से पता चलता है कि ऑर्गेनाइज्ड कितनी है एंटिटी। हेलो। और रिस्क असेसमेंट से क्या पता लगता है कि ऑडिट रिस्क कितना है। अरे मैंने एक फैक्टर बताया था, एक फैक्टर अब भी जो वो चेक कर रही थी, मैनेजमेंट अगर डिसऑनेस्ट है, लग रहा है ऐसा कि थोड़ा चालबाज है, जेल वेल जा चुके हैं फ्रॉड रोड के केस में या कुछ भी ऐसा। अब क्या होगा ना, हर ऑडिटर हर हर एंगेजमेंट छोड़ा नहीं जा सकता। नहीं गलत समझो, अब समझो क्लाइंट अगर जेल जा चुका है तो तुम फिर ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करोगे। पॉइंट ये है कि भैया रिस्क है, और मिस स्टेटमेंट की गारंटी थोड़ी हो गई। तुमको ये थोड़ी बोल दे रहे कि हम तुमको चेक करने नहीं दे रहे, तुम करो ना अपना चेक, जो चेक करना है हम तुमको दे रहे हैं। पर ये फैक्टर तुम्हारे दिमाग में फिट हो गया कि हाँ भैया अब मुझे थोड़ी सी तो डिटेल चेकिंग करनी पड़ी। तुम फीस ज्यादा कोट करो ना, तुम्हारा काम बढ़ रहा है तो नहीं आया समझ में। पर काम मुश्किल है ये देख के मैदान छोड़ के थोड़ी भाग जाएगा ऑडिटर। क्लियर है, कर रहा है समझ, ठीक है। अच्छा तो फिर इसमें रिस्क असेसमेंट के प्रोसीजर क्या रहा है, समझ में आ रहा है ना। अब देखो ये कनेक्ट हो रहा है, सेकंड चैप्टर से पूरा तुम्हारा कनेक्ट होगा। क्लियर है, क्योंकि उसमें सिर्फ इतना मतलब रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर क्या है, वो प्रोसीजर वो इस चैप्टर में अपन डिस्कस करने वाले हैं, है ना। अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी, ये प्राइमरली आता है, क्योंकि जब आप अंडरस्टैंड करोगे तब आप इस रिस्क को समझोगे। तो फिर अल्टीमेटली आप क्या समझ रहे हो, रिस्क ऑफ मटेरियल मिस्टेक। ठीक है, चलो देखते हैं तो, है ना। ये न्यू टॉपिक है जो अभी जुड़ा है मॉड्यूल में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रही बात, क्लियर। मैं बताऊंगा इसका तुमको, क्लियर है ना। तो डिजिटल ऑडिट जो है उसमें आपको देखना पड़ेगा कि एनवायरनमेंट कैसा है, आईटी रिलेटेड रिस्क क्या है। कंट्रोल्स, आईटी कंट्रोल थोड़े अलग टाइप के रहते हैं, उनका इम्पैक्ट एनवायरनमेंट पे क्या होगा। इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स कैसे रहते हैं, टेस्टिंग के इसके तरीके भी अलग है, क्योंकि इसमें सॉफ्टवेयर टेस्टिंग और वो सब होती है। समझ में आ रहा है, ठीक है। आपका एक रिस्क वायरस भी होता है, ऑडिट रिस्क। सोचो ना, आईटी रिलेटेड एनवायरनमेंट में डेटा एनालिटिक्स, ठीक है। इसको एक बार रीड करो ना, एक बार तुम लोग इसको रीड करो, जनरल में आ रहा हूँ। इसमें
हाँ ये अभी 100% नहीं, इसमें भी और आएगा। ये मैंने पूरा पॉइंटर्स में बनवाया है, मतलब इसमें ना ये एक बार में नहीं बनता, मतलब ये थोड़ा थोड़ा करके और मतलब मल्टीपल टाइम्स वो करना पड़ता है, लेकिन तुम्हारे लिए इजी बहुत हो जाएगा ये, अरे पॉइंटर्स में याद करना। ठीक है, अब ये पूरा नहीं है ना। चलो अब देखो, समीर जो है वो क्या कर रहा है, अब उसने ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन ले लिया पिंक न्यूज़पेपर का एंड्रॉइड फोन से अपने, वाह ये भी क्या बताने वाली बात है। ठीक है, अब ही वॉज गेटिंग रेगुलर न्यूज अपडेट पर्टेनिंग टू फाइनेंशियल मैटर्स ऑफ द कंपनी। अब ऐसी अपडेट्स को देखते देखते वो एक रिपोर्ट पे रुक गया। ठीक है, लिस्टेड कंपनी के ऑडिटेड अकाउंट्स की बात थी। अच्छा, उसको स्क्रॉल करते करते उसको उसने पढ़ा कि सेबी ने रेगुलेटर को प्रेफर कर दिया मैटर फॉर फर्दर एक्शन, है ना। अब वो कुछ तो भी हो गया उसको। सरप्राइज हो गया है कुछ तो भी, वो चक्कर रह गया है जो भी। ठीक है, अच्छा ठीक है। ठीक है, अब देखो, he had learned that audit is carried out after proper planning and performance, not a procedure. अब उसको लग रहा है कि अरे यार ये तो मैटर कैसे फंस गया है लिस्टेड करने का, ऑडिटर ने तो खूब अच्छे से ऑडिट किया होगा। ठीक है ना। अच्छा, इसमें न्यूज में ये आ रहा था, उसमें हिंट ये आ रही थी कि यार ऑडिटर ने अपना काम ढंग से नहीं किया। तो उसने कहा कि यार एक आदि होगा क्या ऐसा केस, या ऐसे और भी हो सकते हैं क्या, कि चांस ऑफ इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन बीइंग एक्सप्रेस्ड बाय एन ऑडिटर, है ना, व्हेन देयर इज सिग्निफिकेंट रॉन्ग थिंग्स रॉन्ग डूइंग। क्या हर ऑडिट में ऐसा कुछ हो सकता है क्या? अरे सर इस रिस्क को बोलते क्या है? ठीक है, किससे ये रिस्क कैसे आ जाता है कि यार ऑडिट ही अच्छे से ना हो, मतलब या मिस स्टेटमेंट रह जाए, इसको पूरी तरीके से अलग नहीं कर सकते क्या? अच्छा, इस रिस्क को ऑडिटर कैसे ट्रेस करता होगा, मतलब कैसे ये होता होगा, उसको इन सारे सवालों के जवाब चाहिए। ऐसे हर चैप्टर के शुरू में ये समीर को कुछ कुछ तो भी कर देते हैं जिससे कि वो सवाल पूछ लगता है, उस सवाल के जवाब में पूरे पूरा चैप्टर है। ठीक है ना। इट वॉज क्लियर टू हिम कि भैया देखो, मीनिंगफुल ऑडिट तो तभी होता है जब आप क्लाइंट के बिजनेस के बारे में नॉलेज ऑब्टेन कर लो। समझ में आ रहा है? बिना क्लाइंट के नॉलेज के आप ऑडिट कैसे कर लोगे? अब व्हाट आर द स्पेसिफिक्स अबाउट इट? इट कैन नॉट बी लिमिटेड merely to understanding about the nature of the client's business. Apart from this, it must include a study and evaluation of client system and control. पहला क्या बोल रहा है? नेचर ऑफ बिजनेस, दूसरा सिस्टम एंड कंट्रोल, मतलब इंटरनल कंट्रोल की बात चल रही है। क्या सिस्टम लगाए गए क्लाइंट के द्वारा अपना बिजनेस एफिशिएंटली इफेक्टिवली करने के लिए, एंड हाउ क्लाइंट इज इंश्योरिंग रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ये सारे सवालों, ठीक है ना, ऑल दिस क्वेश्चन शुड बी इंपॉर्टेंट टू एन ऑडिटर। ये सारे सवाल ऑडिटर के लिए इंपॉर्टेंट। अच्छा, क्या नॉलेज ऑफ द क्लाइंट सिस्टम एंड कंट्रोल्स इज इनफ? क्या क्लाइंट के बारे में नॉलेज ली जाए, इंटरनल कंट्रोल समझ ली गई, ये इनफ है? ठीक है ना। shouldn't it be followed with actual testing of the client's control? भाई मैं क्लाइंट से पूछ रहा हूँ कि क्या क्या लगा, तो देखो हमारा तो ये सिस्टम है, हमारा तो ये सिस्टम है, सॉफ्टवेयर लगा रखा है, ऐसा कर रखा है, वैसा कर रखा है, लेकिन जब तक उनको थोड़ा बहुत टेस्ट ना कर ले तब तक ऑडिटर उस पर भरोसा नहीं करे। समझ में आ रही है बात, है ना। तो इट इज ओनली व्हेन कंट्रोल्स आर एक्चुअली टेस्टेड दे कैन बी रिलाइड। आप कंट्रोल्स पे टेस्टिंग मैनेजमेंट के बोलने पर मत करो, नहीं तो कल को ऑडिट बुरा हुआ तो फिर ये मत बोलना कि अरे यार हमको लगा मैनेजमेंट इंटरनल कंट्रोल अच्छे लगाएंगे, ये सब कोई बहाने नहीं चलते। समझ में आ रही है बात, ऑडिट खराब हुआ तो जाओगे। A thought was gaining in his mind how auditor responds to the risk. क्या कंट्रोल टेस्टिंग जो है इनफ है या कुछ और भी करना है? अच्छा, मतलब चलो कंट्रोल टेस्ट कर लिया, और भी कुछ करना है क्या? तो उसको पता है कि भैया जो एंटिटीज हैं वो आजकल टेक्नोलॉजीज और सिस्टम्स यूज कर रही हैं, ह्यूमन इंटरवेंशन कम हो गया। तो टेक्नोलॉजी से चीजें इजी तो हो जाती है, पर क्या टेक्नोलॉजी के कारण कुछ रिस्क नहीं हो जाते जिससे कि ऑडिटर जो है वो इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन दे दे? आ रहा है समझ में?
ठीक है ना। टेक्नोलॉजी के कौन से रिलेवेंट रिस्क हैं जो कि उसको देखने पड़ेंगे ताकि उसको ये इंश्योर हो सके कि वो इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन। तो ये सब जानने के लिए उसने चैप्टर 3 खोल लिया। आ रहा है समझ? ठीक है समझ। चलो ठीक है, चल जाएगा ये भी थोड़ा सा कर लिया। कैसा बोला? देखो इसको ना एक काम करो, इसको तुम अभी तो देखो ये न्यूज़पेपर जैसा लिखा है, लेकिन इसमें तुम देखोगे ना तो बहुत सिंपल है। और लेकिन इस नोट्स में giving appropriate audit opinion, mentioning statements are मतलब उसको एक पूरा in you. Always agree with the text. Correct? FLE for the OXE. Yes. ठीक है। चलो ये देखो है ना, ये है और दूसरा वाला भी खोल लेते हैं। ठीक है, ये नीचे मॉड्यूल चल रहा है और ऊपर अपने नोट्स। ठीक है ना। तो देखो डेफिनेशन, रिस्क ऑफ ऑडिटर गिविंग इन अप्रोप्रिएट ओपिनियन। ठीक है ना, व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर मटेरियली मिसस्टेटेड। ठीक है ना। तो ये पहली लाइन तो सेम ही है। कॉन्सिक्वेंसेस, ऑडिटर की रेपुटेशन डैमेज हो जाएगी, ऑडिटर के ऊपर रेगुलेटरी एक्शन हो जाएंगे और लीगल इम्प्लीकेशन होंगे। ठीक है ना। तो इसमें तो दूसरी लाइन भी पहली लाइन ही सेम, तो इसने उसको एलिमिनेट कर दिया है। समझ में आ रही है बात? और उसको एक पॉइंट के तौर पर लिख दिया और सीधे सीधे साइड हेडिंग लिख लिए कॉन्सिक्वेंसेस। अब समझ पा रहे हैं कि नोट्स आपके मॉड्यूल से ही बने हुए हैं, बिल्कुल चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। समझ रहे हैं? अच्छा, तीसरे पैराग्राफ में लिखा है कि वी हैव टू अवॉइड ऐसे सर्कमस्टेंसेस को ऑडिटर्स को एक्सेप्टेबली लो लेवल, जीरो तो नहीं कर सकते पर एक एक्सेप्टेबली लो लेवल तक कि जिसके ऊपर मैं रीजनेबल एश्योरेंस वाला दे पाऊँ। ऐसे 200 में भी लिखा हुआ है कि सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिटर के लिए, ताकि रिस्क कम हो जाए। किस बात का? मटेरियल मिस स्टेटमेंट का। जीरो तो नहीं हो सकता है। तो ऐसे 200 की रिक्वायरमेंट ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिटर टू रिड्यूस ऑडिटर्स टू एन एक्सेप्टेबल लेवल। ये पूरी बात नहीं है वो कवर। समझ में आ रही है बात? अब इसमें एक एग्जांपल है जो कि अपन लोगों ने अलग कर लिया। ठीक है ना। अब इसमें आगे में लिखा हुआ है रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट डिटेक्शन रिस्क की बात आगे ऑलरेडी कवर्ड है, इसलिए यहाँ पर हमने इंक्लूड नहीं किया। समझ में आ रहा है? ठीक है ना। कंसिडर फॉर एग्जाम्पल प्रॉफिट जो है वो आर्टिफिशियली जबरदस्ती हमने बढ़ा दिए बहुत सारे। ऐसे केस में फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम क्या बोलेंगे कि मटेरियली मिसस्टेटेड। ठीक है ना। ऐसे केस में अगर ऑडिटर ने अप्रोप्रिएट ओपिनियन नहीं दिया तो वो रिस्क है, मतलब नहीं आ रहा समझ में कि ऑडिटर पकड़ ही नहीं पाया, वो देख ही नहीं पाया कि आप सेल्स इन्फ्लेटेड थी। आ रहा है समझ में? अगर ऑडिटर ने अनमोडिफाइड ओपिनियन दे दिया, मतलब कि उसने बोल दिया कि क्लीन है, सब सही है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ऑडिटर का एक्शन गलत है। यही है ऑडिट और इसके बारे में पढ़ने वाले हैं हम चैप्टर। क्लियर? चलो कल करते हैं इसकी। क्या? इसके बारे में करने वाले आपको